राधे कृष्णा सभी को। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब हम आ गए हैं कंपनीज एक्ट के पार्ट 3 में। 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। हमें कंपनी के फीचर्स देखने हैं, कंपनी की डेफिनेशन देखनी है, कंपनी के टाइप्स देख चुके हैं, इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं कंपनीज की, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज देख चुके हैं, एंड कॉर्पोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के पांचों केसेस हम पढ़ चुके हैं। सो अब हम बढ़ते हैं, ये लास्ट पार्ट होगा हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको याद होगा सेक्शन 7 में जब हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं, जिसमें द फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि एमओए एंड एओए आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्टरिंग अ कंपनी, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। सो वही हम एमओए एंड एओए आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है एमओए एंड क्या होता है एओए, एंड मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने वाली हूँ कैसे बिल्डअप किया जाता है इनको। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 हमारा बताता है, मैं आपको वापस से रिवाइज कराती हूँ। सेक्शन 1 था हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 में हमने बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी। सेक्शन 3 हमारा बेसिक फॉर्मेशन फॉर्मेलिटीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 4 अब आ गया हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सो व्हाट इज एन एमओए, व्हाट इज अ एमओए? सो एमओए क्या होता है ना, एमओ डिफाइन करता है आपके स्कोप एंड पावर क्या है कंपनी के, कि कंपनी के पावर्स क्या है, कंपनी की लिमिट्स क्या है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। एक्चुअली कंपनी का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है काम करने का, क्योंकि डेफिनेटली अब जैसे कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक गोल होता है, कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है उसके जीने का, उसका कोई भी काम करने का। तो वैसे कंपनी को क्यों फॉर्म किया हमने, वो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो हम एम ओ ए में देखेंगे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और बेसिकली जैसे चार्टर ऑफ अ कंपनी बोला जाए तो ये डिफाइन करता है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं, कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं, वो सब आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। एंड प्लस एओए एंड एमओए दोनों हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मतलब आप किसी भी कंपनी का एमओए एंड एओए देख सकते हो बाय पेइंग अ सर्टेन फीस, बाय पेइंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फीस। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, इसलिए ये अज्यूम किया जाता है एवरी पर्सन से कि हाँ उसने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसने वो रीड कर लिए होंगे। कंपनी तो यही मान के चलेगी ना कि आप हमारे पास किसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे हो, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने वो एमओए एओए देख लिया है। एमओए में क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, एओए हमारे बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या क्या इंटरनल अफेयर्स है, वो हमें एओए से पता चलता है, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या उसके प्रोसीजर्स हैं। तो ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये एवरी पर्सन से डीम किया जाता है, ये माना जाता है। अब इन एक्चुअल आपने पढ़ा है या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, बट कंपनी ये मान के चलती है कि हाँ आपने पढ़ लिया है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज दैट कि एमओए मैंने आपको बताया ना कि इसमें पावर्स मेंशन होती है। अब देखो पावर ऐसा बोल रहे कि अगर जो पावर्स हमने एमओए में लिख दिया उसके बियॉन्ड आप कुछ काम नहीं कर सकते। अगर बियॉन्ड अगर आप कुछ काम करते हो तो उसे हम अल्ट्रा वायरस, क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा वायरस। पावर के एमओए में जो पावर लिखी है, जो जो हमने लिखे हैं, ये पॉइंट्स लिखे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, कंपनी की ये पावर्स है, उससे बाहर अगर आप कुछ करते हो, उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ करते हो तो उन्हें अल्ट्रा वायरस बोला जाएगा एंड उसे वॉइड माना जाएगा। उसे हम वॉइड मीन्स नॉट वैलिड, उसे हम वैलिड नहीं कंसिडर करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, वॉइड माना जाएगा कि वो था ही नहीं, ऐसा हम कंसिडर करें, ठीक है। अभी ये फॉर्म्स हैं, ये आप याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है। जस्ट आईसीआई की बुक में थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्म्स क्या है फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सेक्शन 4 बताता है कि अब इसमें ना फॉर्मेट्स दिए हुए हैं कि टेबल ए बी सी डी एंड ए, शेड्यूल 1 जो कंपनीज एक्ट है उसमें ये बताए हुए हैं। अब टेबल ए किसके लिए, वो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है उनके लिए एमओए कैसा होगा, वो टेबल ए फॉर्मेट कैसा होगा, ये फॉर्मेट बता दें। उसमें कंटेंट डेफिनेटली आप अपने हिसाब से, अपनी कंपनी के हिसाब से पुट ऑन करोगे, बट फोरम क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, वो हमें टेबल ए बताता है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। कंपनी बी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है बट उसके पास तो शेयर कैपिटल नहीं है। कंपनी सी, सॉरी टेबल सी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड उसके पास शेयर कैपिटल भी है, तो वो हमारी टेबल सी बताएगी। टेबल डी जो हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ
अनलिमिटेड कंपनी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। क्या है? नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। एंड टेबल ई होता हमारा फॉर्मेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, जो कि अनलिमिटेड कंपनी है एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो देखो, आप पहले याद रख लो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सेकंड, आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के दो टाइप्स हैं एंड अनलिमिटेड कंपनी के दो टाइप्स हैं। तो टेबल बी एंड सी आप पहले याद रख लो कि नॉट आएगा कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल सी आएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। टेबल डी आएगा अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। एंड टेबल ई आएगा हमारा अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ये हमारे फॉर्मेट्स थे। इन फॉर्मेट्स को फॉलो करके ही हम अपना हर कंपनी अपना एमओए बनाती है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप की आपकी कंपनी है। ठीक है। अब आता है हमारा कंटेंट्स ऑफ एमओए। कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या हमारे फॉर्मेट तो हमने देख लिया क्या इस फॉर्मेट में, बट उसमें क्या क्या क्लॉजेस हैं, क्या क्या कंटेंट है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, इसका पहला जो क्लॉज है वो होता है हमारा नेम क्लॉज। सेकंड इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। थर्ड is the object clause. Fourth one is the liability clause. Fifth one is capital clause. And last but not the least is association clause. ये 6 क्लॉज आपको याद रखने पड़ेंगे, नाम इनको याद रखना बहुत जरूरी है। सो नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है। अब वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या इन क्लॉजेस का मीनिंग है। सो नेम क्लॉज। अभी नेम क्लॉज, अब ने याद है जब टाइप्स ऑफ कंपनीज हम देख रहे थे, हमने कहा था कि प्राइवेट लिमिटेड अपने नेम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी एंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड लिखेगी। ठीक है। एंड सेक्शन एट कंपनी में देखा था कि उनको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की जरूरत नहीं है। वो फॉरम, एसोसिएशन, ट्रस्ट, चैम्बर्स, काउंसिल, ट्रस्ट वगैरह ये सब नेम लिख सकती है, जो भी उनका काम है, जो भी उनको सुटेबल लगता है उस अकॉर्डिंग। तो नेम क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि लास्ट वर्ड जो है वो आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी भी लिमिटेड वर्ड लिखेगी। गवर्नमेंट कंपनी क्या लिखेगी? गवर्नमेंट कंपनी लिमिटेड वर्ड लिखेगी। एंड ये जो क्लॉज है वो सेक्शन 8 कंपनी को नहीं लगता है। वो फॉरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, काउंसिल, कॉन्फेडरेशन एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड ऐसे एटसेट्रा, द लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। सो आप उस अकॉर्डिंग अपना नेम एंड कर सकते हो। मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये ना मैंने इन्फोसिस का एमओएन एओए डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ उसमें नेम क्लॉज क्या है। तो फर्स्ट जो है ना, ये देखो, कंपनीज एक्ट 1956 का है। मुझे जो मेरा, मैं आपको बता देती हूँ, 2013 का भी मिल जाएगा आपको। तो इसमें ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है एंड उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, द नेम ऑफ द कंपनी इज इन्फोसिस लिमिटेड। क्या है? तो फर्स्ट जो हमारा क्लॉज था ना, नेम क्लॉज, वो आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो नाम है ना वो इन्फोसिस लिमिटेड हो। अब देखो, उन्होंने अपने नाम के एंड में क्या लिखा है? लिमिटेड लिखा है, मीन्स इट इज अ पब्लिक कंपनी। इसीलिए आपको लिखना जरूरी है। तो फर्स्ट इज आवर नेम क्लॉज, जिसमें हम लिखेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड क्या होगा एंड हमारा कंपनी का नाम क्या होगा। लास्ट वर्ड हमारा ये होना चाहिए और हम उसमें कंपनी का नाम लिखते हैं। सेकंड क्लॉज आता है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी देखो, जब ये याद है, हम इनकॉर्पोरेशन टाइम में हमने लिखा था एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, हमने लगा था कि हमारा एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्या होगा। बट उसके बाद हमारा एक परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा ना। अब रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, उसका आपको एड्रेस भले ही नहीं पता हो, बट आपको स्टेट पता होगा ना कि हाँ, इस स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। एड्रेस भले ही नहीं पता हो, बट हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में हम स्टेट डालेंगे। ये इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस जो इज टू बी सिचुएटेड, मतलब वो होगा, इन फ्यूचर होगा। So the state in which the registered office of the company is to be situated. अब ये Infosys Limited के केस में अगर देखोगे तो सेकंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, दैट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। थर्ड वन आता है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को बनाया गया है, कंपनी को रजिस्टर किया गया है, वो हम कहाँ लिखेंगे? हम वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में वैसे कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके एडिशनल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसे कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं इन्फोसिस में दिखाऊंगा, देखो इस देखो, मेन ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। इन मेन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी समथिंग कुछ आपके इंसिडेंटल या एंसिलरी भी हो सकते हैं ना, जो मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको करने पड़े।
वो हो सकते हैं एंड उसके अलावा बहुत सारा पूरा है अदर ऑब्जेक्ट्स भी दिए हैं। अगर आपको मैं एक तो फॉर एग्जांपल ये तो मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं तो एस्टैब्लिश, मेंटेन, कंडक्ट, प्रोवाइड, प्रोक्योर और मेक अवेलेबल सर्विस ऑफ एवरी काइंड इंक्लूडिंग कमर्शियल, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल, अकाउंटेंसी, मेडिकल, लीगल, मैनेजमेंट, एजुकेशन, डेटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, अदर टेक्नोलॉजी, सोशल एंड अदर सर्विसेज देना है इनका काम। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बायर, लेसर, डीलर्स इनके साथ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट जो भी जाते हैं और डेटा प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए वो हम करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा प्रमोशन सर्विसेज है हमारे पास, रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, वो सब भी करेंगे, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज हैं वो भी करेंगे अपन। तो ये सब इनके मनी देना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को, वो सब है इसमें। किसी को एक्ट एज एन एजेंट भी काम कर सकते हैं रजिस्ट्रार और ब्रोकर्स के थ्रू भी। देन है हमारा एज अ सेलिंग एजेंट, परचेसिंग एजेंट भी काम सकते हो। ये पूरा आप लिख सकते हो क्योंकि इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन है वही चीजें आपकी कंपनी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने किया है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज, देन उसे हम अल्ट्रा वायरस मानेंगे। एंड अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होते हैं हमारे, वॉइड होते हैं। वॉइड मीन्स नॉट वैलिड, वो उनको ये कंसिडर किया गया कि वो वैलिड ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है। ठीक है। देन फोर्थ वन इज आवर लाइबिलिटी क्लॉज। अब हमने देखा है कि लाइबिलिटी हमारी डिपेंड करती है ना, मेंबर्स की लाइबिलिटी डिपेंड करती है कंपनी के स्टेक के। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो कंपनी लिमिट मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स। कंपनी लिमिटेड गारंटी है तो जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है कंट्रीब्यूट करने का उतनी लाइबिलिटी रहती है मेंबर्स की। तो हम ये बताएंगे अपने एमओएन में कि लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैसी है, हमारी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। हम ये बताएंगे कंपनी लिमिटेड शेयर्स है तो कितना अनपेड है, कंपनी लिमिटेड गारंटी है तो कितना वो एसेट्स में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाने वाली है। एंड जो भी वाइंडिंग अप के जो भी चार्जेस होंगे वो सब हम डिटेल में अपने एमओए में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें इन्फोसिस में देखोगे तो इन्फोसिस में फोर्थ क्लोज में लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। और मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हमारा लाइबिलिटी क्लॉज है। फिर हमारा फिफ्थ क्लॉज आता है दैट इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज बताता है कि हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो हम लिखेंगे कैपिटल क्लॉज में कि मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम अमाउंट ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि एमओए में हम लिखते हैं अपनी हमारी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल जो हम इशू कर सकते हैं। तो वो हम कैपिटल क्लॉज में लिखेंगे कि ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी। अब डेफिनेटली जो कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल वाली कंपनी नहीं है तो उसमें ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब देखो अगर इसमें मैं देखूं तो देखो फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी होगी, ₹2400 ओनली, जो कि डिवाइडेड है हमारे 480 करोड़ शेयर्स में। क्योंकि हमने देखा है कि द नंबर ऑफ शेयर विद द द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ फिक्स अमाउंट। कि देखो अब ये ₹2400 थे, ये डिवाइडेड कितने शेयर्स में, हमारे 480 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹5 each, and with the power of increase and reduce the capital of the company into several parts respectively preference shares and deferred qualified and rights है, वो सब इन्होंने लिखा हुआ है जो कि हमारे एओ में होगा क्योंकि एओ हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है। इसमें हमने ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं वो हमने बताए हैं। ठीक है, देन आता है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। देन आता है हमारा एसोसिएशन क्लॉज जो कि बताता है द डिटेल ऑफ द सब्सक्राइबर टू द टू बी फॉर्म इनटू अ कंपनी। अभी देखो एसोसिएशन क्लॉज में दो चीजें, द डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर भी है एंड इन केस ऑन ओपीसी हमारा नॉमिनी कौन होगा वो भी हमें लिखना पड़ेगा एसोसिएशन क्लॉज में, जिसको आप नॉमिनी क्लॉज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा, अगर हम देखें इन्फोसिस में तो देखो क्या आप इधर देखो अभी, अगर हम देखें ना तो इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ, कौन कौन से सब्सक्राइबर जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो देखो उन्होंने नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, ऑक्यूपेशन भी लिखा है। तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने बाइफरकेट करके रखा, सिंस की फिर ये ओपीसी कंपनी नहीं है तो इस पे नॉमिनी क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसलिए इसमें वो नहीं लिखा हुआ है। बाकी द नंबर ऑफ शेयर कितने होल्ड किए हैं वो सब लिख रखा है। ठीक है,
तो ये हमारे कंटेंट्स ऑफ द एमओए है एंड कंटेंट्स ऑफ द एमओए वापस रिवाइज कर लेते हैं। हमारा नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड आवर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ वन इज द लायबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ वन इज कैपिटल क्लॉज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें नॉमिनी लिखा जाता है ओपीसी का। ठीक है, अब भी हमारा आता है कुछ एडिशनल पॉइंट्स है कि ये जो सारे क्लॉज है ना वो कंपलसरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी हुई तो आप लिख लो और आपकी मर्जी नहीं हुई तो आप छोड़ दिया, नहीं। हाँ, डेफिनेटली अगर जैसे अगर किसी कंपनी में कैपिटल शेयर कैपिटल नहीं है तो डेफिनेटली कैपिटल क्लॉज नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है कि शेयर कैपिटल और आपकी इच्छा है कि नहीं मैं ये नहीं लिखूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज दीज ऑल क्लॉजेज आर मैंडेटरी, आर कंपल्सरी क्लॉज। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कुछ और प्रोविजंस कंटेन कर सकते हो, प्रोविजंस लिख सकते हो, बट इसे इन 6 क्लॉजेस को हटा नहीं सकते हो। ठीक है, इन 6 के बाहर अगर आपको कुछ एडिशनल मैटर्स लिखना है तो वो आप जरूर लिख सकते हो, क्योंकि आप अपनी पावर को डिफाइन कर सकते हो ना, कंपनी की पावर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज को आप पूरा डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि एमओए में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो, जो कंपनीज एक्ट को ही कॉन्ट्राविन कर रहा हो, तो ऐसी चीजें आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट इज कि एमओए को प्रिंट किया जाना चाहिए, उसमें कॉन्सिक्वेंटली नंबर होने चाहिए एंड एटलीस्ट 7 मेंबर्स। अब इसमें 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी में होंगे तो 7 मेंबर्स उनको साइन करेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर उनको साइन करेंगे, और ओपीसी है तो 1 मेंबर एमओए को साइन करेगा। विटनेस भी होंगे, कितने विटनेस होंगे? एक विटनेस होगा जो उनके सिग्नेचर को अटैच करेगा। तो ये प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर से रिलेटेड बेसिक रिक्वायरमेंट थी। फिर आता है द पर्टिकुलर्स अबाउट सिग्नेटरीज। अब देखो पर्टिकुलर सिग्नेटरीज के पर्टिकुलर्स में हम क्या क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे, उनका नाम तो होगा ही बेसिकली, डिस्क्रिप्शन होगा, ऑक्यूपेशन भी होगा। देखो नाम है, एड्रेस है, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। अब मैं आपको दिखाऊं इसमें, तो देखो इनमें उन्होंने लिखा है नगावरा रामाराव नारायण, ये उनका नाम है, मूर्ति सन ऑफ बिजनेस दिस, ये उनका एड्रेस है एंड ये उनका ऑक्यूपेशन है। तो आपने देखा ना, उन्होंने एड्रेस लिखा है, डिस्क्रिप्शन में लिखा है एंड ऑक्यूपेशन, कंसल्टेंट, दे आर द कंसल्टेंट, सब में लिखा। तो ये सब लिखना जरूरी है इसीलिए। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि माइनर सिग्नेटरी नहीं हो सकता, डेफिनेटली माइनर शेयर होल्ड नहीं कर सकता, उनके भी आप पे गार्जियन होल्ड कर सकते हैं माइनर के भी आप पे, एंड फिर गार्जियन को क्या माना जाएगा? कि वही सब्सक्राइबर है, हम वो मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एमओए के कंटेंट्स हमने देख लिए हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो भी एमओए में हम क्या डिफाइन करते हैं, हम पावर डिफाइन करते हैं कंपनी, जैसे हमने देखा ना ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी ये काम कर सकती है, इसके बाहर अगर कुछ काम किया है कंपनी ने, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो हम उसको अल्ट्रा वायरस मानेंगे। एंड अल्ट्रा वायरस है मतलब ये पूरा का पूरा द कॉन्ट्रैक्ट इज wholly void and inoperative in law, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं होगा कंपनी पे। तो ये हमारा डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रिन मीन्स क्या? रूल। डॉक्ट्रिन मीन्स कोई रूल हो सकता है ना, रूल ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड और वायरस मीन्स आपकी पावर। तो बियॉन्ड द पावर्स, अगर आपने कंपनी ने कुछ भी काम किया है, कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी काम किया है, तो वो सब वॉइड माना जाएगा एंड इन ऑपरेटिव माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट इसकी आपकी जिम्मेदारियां हैं, लॉ मेकर्स ने ये आप पे मतलब शेयर आउटसाइडर, जो भी आउटसाइडर पर्सन पे ये जिम्मेदारी डाली कि आप पढ़ के आओ, एमओए नहीं हो, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसलिए आपको तो पता होना चाहिए ना। अब अगर आपने नेग्लिजेंट हो के आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। ठीक है, तो बस यही है। एंड इसके ना 4 पॉइंट्स हैं जो कि समरी में आप कह सकते हो कि अगर कोई एक्ट ऐसा हुआ है, भले वो लीगल होगा, बट अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है ना, तो वो पूरा का पूरा वॉइड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने देखा ना जो जो चीजें उसके बाद अगर वो भले लीगल भी होगी ना, भले आप वो कर सकते हो, बट आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। बियॉन्ड द पावर्स कुछ भी लिखा है, कुछ भी किया आपने, वो पूरा वॉइड है। अगर कुछ ऐसा अगर आपने किया है अल्ट्रा वायरस वाला काम, तो ऐसा नहीं है कि अगर सारे के सारे शेयर होल्डर कह दे कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया बट हमें मंजूर है, अगर 100% कंसेंट भी आ जाते हैं तो भी हम उसको अल्ट्रा वायरस को रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई में हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो एक बार वॉइड हो गया है मतलब वॉइड ही रहेगा, अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। ठीक है, देन आता है अगर कुछ ऐसा काम है जो डायरेक्टर्स के लिए अल्ट्रा वायरस है बट कंपनी के लिए इंट्रा वायरस है, तो फिर उसको मेंबर रेटिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इसका मतलब समझो, अल्ट्रा वायरस मतलब कुछ ऐसा काम है
जो डायरेक्टर्स की पावर में नहीं था। डायरेक्टर्स को कुछ पावर डिफाइन की थी कि आप इतने लिमिट का मान लो लोन ले सकते हो। बट कहा है कि अगर आपको उसके ऊपर अगर लोन चाहिए, मान लो डायरेक्टर एमओ में लिखा था कि डायरेक्टर जो है वो 2000 रुपीज का लोन ले सकते हैं, 2000 रुपीज ले सकते हैं, बट उन्होंने 5000 ले दिया। अभी डायरेक्टर्स की पावर के तो बाहर है, बट कंपनी अगर एमओ में लिखा है कि हाँ कंपनी उसको रेटिफाई कर सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या होगा ना, उसके लिए फिर कंपनी क्या कर सकती है, अपनी मीटिंग बुला सकती है शेयर होल्डर के लिए और रेजोल्यूशन पास कर सकती है, ठीक है। तो द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर बट इंट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, तो इसे रेटिफाई किया जा सकता है थ्रू पासिंग अ रेजोल्यूशन। और फिर लास्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है जो आपके एओए के बाहर है, मतलब एओए में कुछ ऐसा काम लिखा हुआ है, तो आप उससे भी रेटिफाई कर सकते हो बाय पासिंग। अभी ये हम एओ के जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे, बट इधर आया है तो मैं बता देती हूँ। अगर कोई एओ में ऐसा काम है, एओ में पावर्स के बियॉन्ड अगर आपने कुछ किया है, तो आप एओए को आर्टिकल्स को आप ऑल्टर कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी है ना, ये बहुत फेमस क्लॉज है जो कि आपको अल्ट्रा वायरस का पता चल जाएगा कि कैसे अल्ट्रा वायरस वर्क करता है। तो केस लॉ का नाम है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। नाम रिपीट करो मेरे साथ क्योंकि एक बार में याद नहीं होगा, इसलिए एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। 1875 का केस लॉ, ओके। पुराना है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी फैक्ट्स क्या है। अभी इसमें ना कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट था ना, कंपनी के एमओए में क्या लिखा था, कंपनी के एमओए में चार पॉइंट्स लिखे हुए थे ऑब्जेक्ट क्लॉज में। अब इसमें क्या क्या था, टू मेक सेल और लेंड on hire railway carriages and vehicles, to carry on the business of mechanical engineers and general contractors, to purchase, lease, sale and work mines, and to purchase and sell as merchants, agents, coal, timber and metals, etc. अब ये चार ऑब्जेक्ट क्लॉज है। अब इनके बाहर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। जो रेलवे कंपनियां हैं वो इन चार ऑब्जेक्ट्स के अंदर अंदर ही काम करेगी। इनके बियॉन्ड अगर कुछ किया तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अल्ट्रा वायरस, एंड दे आर होली वॉइड एंड इनऑपरेटिव इन। अभी क्या हुआ ना बाद में डायरेक्टर्स ने क्या किया ना, डायरेक्टर इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने रिची रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। किस लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर द फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन। रेलवे लाइन बनाने के लिए उन्होंने रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। बट हुआ क्या ना, कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में कैंसिल कर दिया, बाद में इसको इनवैलिड कर दिया, ये बोल के कि ये अल्ट्रा वायरस, क्योंकि कहीं पे ये लिखा है क्या कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, कंपनी ने ये लिखा टू मेक सेल लैंड करना रेलवे कैरेजेस का ये लिखा हुआ है, to carry on the business of mechanical engineers and general contractors लिखा हुआ है, then work mines and कोल टिम्बर एंजिन्स के लिए मर्चेंट्स के तौर पे काम करना, बट कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड बोल दिया कि अल्ट्रा वायरस है। बट रिची ने बोला कि ये तो गलत है, तो ये तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए उसने केस फाइल किया कंपनी के अगेंस्ट कि आप गलत कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इसको कोर्ट में ले जाया गया। अब कोर्ट में क्या ना, कंपनी ने कोर्ट में दोनों साइड्स की बातें सुनी गई। रिचे रिचे क्या बोल रहा है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्लॉज में ये लिखा हुआ है ना, दैट टू कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में मैं आ रहा हूँ, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, क्योंकि जनरल में कोई डिफाइन थोड़ा ना क्या है, जनरल क्या होगा, स्पेसिफिक क्या होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप उसके अंदर मान सकते हो। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए। बट कंपनी क्या कहते हैं, कंपनी ये कहते हैं कि नहीं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर में कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, तो हम ये कैसे मान ले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरल कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। तो इसलिए कंपनी बोले कि नहीं, ये अल्ट्रा वायरस है और ये वैलिड नहीं है। कोर्ट का फिर जजमेंट आया कि हाँ कंपनी सही बोल रही है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड है। क्यों वॉइड है, क्योंकि ओ देखो, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिया है, तो हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी मैकेनिकल इंजीनियर्स के तौर पे ही देखेंगे, उसके रेफरेंस में ही देखेंगे, उससे अलग नहीं देख सकते हम। मैकेनिकल इंजीनियर के रेफरेंस में हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को इंटरप्रेट करेंगे। एंड अगर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को इसमें जैसे नहीं इंटरप्रेट किया हुआ है, तो हम यही मानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर के सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। इसलिए जो फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेलवे लाइन का जो
कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा वो वॉली पॉइंट है एंड नल है, आपका कॉन्ट्रैक्ट आप वैलिड नहीं है, इसलिए इस केस लॉ में कंपनी जीत जाती है। एंड बस यही इससे पता चलता है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड कोई काम नहीं कर सकती है। एंड रिचे को पब्लिक डॉक्यूमेंट तक पढ़ लेना चाहिए था, अच्छे से इंटरप्रेट करना चाहिए था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को कहीं डिफाइन किया हुआ है क्या, नहीं डिफाइन किया गया तो हम उसको मैकेनिकल इंजीनियर्स के रेफरेंस में ही उसके सिमिलरली लाइन में ही उसको कंसिडर करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लिया। अब हम जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 5 हमें बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। देखो कंपनी का क्या काम है वो हमें एमओए ने बताया, ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें एमओए ने बताया, बट वो काम को करेगी कैसे, उसके रूल्स क्या होंगे, उसके रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, उसकी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, क्या क्या हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, क्या क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो पूरा का पूरा हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही बताएगा। उसमें हम डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, वे आर्टिकल्स हमें डिफाइन करते हैं हमारी ड्यूटीज क्या है, राइट्स क्या है, पावर्स क्या है मेंबर्स एंड कंपनी के बीच में, वो सब कुछ। बेसिकली दीज आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी। जैसे बायलॉज मीन्स कंपनी का कानून, कंपनी के नियम क्या होंगे वो सब हमें बायलॉज बोल सकते हो, जो हमें बताएंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उस अकॉर्डिंग ही कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स सब उस अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब देखो एमओए के हमने कंटेंट्स पढ़े थे, वैसे ही हम एओए के भी कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक। कंटेंट्स क्या होंगे, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो कंटेंट्स में देखो फर्स्ट सिमिलर है, दैट कंटेंट्स रेगुलेशंस की रेगुलेशन बताएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या ड्यूटीज होगी वो सब हमें एओए बताएगा। फॉर मैनेजमेंट फॉर डायरेक्टर्स फॉर मेंबर्स वो सब हमें एओए बताएगा। फिर इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, अभी इसमें क्या क्या मैटर्स हम इंक्लूड करेंगे वो देखो हमें ना, और जो भी लॉ में प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि आपके, अब जैसे मैं बता जैसे हमने एमओए के फॉर्म्स देखे थे ना, फॉर्मेट्स देखे थे, वैसे एओ के भी हमने देखा था ABCDE, ये 5 हमारे एमओए के फॉर्मेट्स हैं, और उसके बाद FGHIJ ये हमारे एओ के फॉर्मेट्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना एओ बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उन फॉर्मेट्स में जो चीजें दी हुई हैं, जो मैटर प्रिस्क्राइब किए गए वो भी हम लिखेंगे, और अगर कुछ एडिशनल मैटर्स हमने अगर अपन को रखना है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, तो वो हम एडिशनल मैटर्स भी लिख सकते हैं कि इस सर्कमस्टेंसेस में कंपनी क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, इस सिचुएशन में डायरेक्टर्स के क्या राइट्स होंगे, डायरेक्टर्स के क्या पावर्स होंगे, डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज होगी, वो सब हम मैटर्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने एओए में। ठीक है, देन थर्ड आता है हमारा इंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अभी इंट्रेंचमेंट मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग। देखो कई बार ना हम ये अपने एओ में ये प्रोविजन डाल सकते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजन को ना तभी अल्टर किया जा सकता है जब कुछ और आप रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन कंप्लाई करते हो। कि मान लो जैसे होता है ना, नॉर्मल प्रोविजन को तो रेटिफाई कर सकते हो आप बाय नो बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन डायरेक्टर्स मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। बट अगर कुछ ऐसा प्रोविजन है जो कि आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर अगर आपको कुछ काम करना है तो उसके लिए आपको और रेस्ट्रिक्टिव, मतलब और रेस्ट्रिक्टिव मतलब और ऐसे कि उसके लिए हो सकता है कि 100% आपको कंसेंट चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन 100% कंसेंट चाहिए फ्रॉम द शेयर होल्डर, तभी वो आप काम कर सकते हो, तभी आप उस प्रोविजन को अल्टर कर सकते हो। तो उसके लिए आप इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालते हो तो ये आपको रजिस्ट्रार को सब नोटिस देना पड़ेगा, जब भी आप तो आपने इंक्लूड किया है अपने में, और जब भी अगर आप ऑल्टर करते हो तो उन दोनों का आपको रजिस्ट्रार को आरओसी को आपको नोटिस करके इंटीमेट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका इंटेंशमेंट प्रोविजन था। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स में आपको बता चुकी हूँ। मॉडल आर्टिकल्स हैं कि कंपनीज एक्ट में कुछ मॉडल आर्टिकल्स मीन्स मॉडल पेपर होते हैं, वैसे मॉडल आर्टिकल्स हैं जिसमें आपको जो भी आपकी कंपनी के हिसाब से जो भी मॉडल आपको सही लगता है वो आप मॉडल चूज कर सकते हैं, उसे ऑल्टर भी कर सकते हो एंड कस्टमाइज कर सकते हो, एज ऑल्टर कर सकते हो बेसिकली एज पर योर कंपनी नीड्स, एज पर योर कंपनी रेगुलेशंस। सो वो आपके मॉडल आर्टिकल्स हैं। फिर इसमें एक चीज ये है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एंड अगर आपने ये
मॉडल आर्टिकल्स अगर कंप्लाई नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं, ये जो पहले जैसे रजिस्टर्ड थे आप उन्हें भी कंसिडर कर सकते हो, उनमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अभी ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन एमओए एंड एओए। तो देखो, सबसे पहले मेमोरेंडम हमें क्या बताता है, मेमोरेंडम हमें डिफाइन करता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का। आर्टिकल्स हमें बताता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये बेसिकली बताता है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाएंगे, हाउ। तो हाउ का आंसर कौन देता है हमें, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। एंड क्या का आंसर कौन देता है हमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। रिलेशनशिप, मेमोरेंडम हमें बताता है रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर वर्ल्ड। विद द आउटसाइडर वर्ल्ड, कि आउटसाइडर जब भी आएगा वो देखेगा कि हाँ कंपनी का ये काम है, कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है। तो ये रिलेशनशिप बताता है कंपनी का विद द आउटसाइड वर्ल्ड। एंड आर्टिकल्स हमें ये बताता है कंपनी का उसके मेंबर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, वो सब हमें आर्टिकल्स बताते हैं, जैसे क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना, क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशन, क्या क्या ड्यूटीज पावर्स डिफाइन की हुई है कंपनी और उसके मेंबर्स को, वो हमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है। और ड्यूरेशन, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बहुत स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ही ऑल्टर किया जा सकता है। आर्टिकल्स को आप कर सकते हो ऑर्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आप रेजोल्यूशन पास करके आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हो। अभी अल्ट्रा वायरस, अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर आके कुछ काम किया, आपने बियॉन्ड द पावर्स अगर आपने कुछ काम किया है तो उसे अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। एंड वो कंप्लीटली वॉइड एंड इनऑपरेटिव है। इसको मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, अगर 100% ऑफ द मेंबर्स के भी कंसेंट होना तब भी आप रेटिफाई नहीं कर सकते। आर्टिकल्स को आप रेटिफाई कर सकते हो और बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रोवाइड दैट आर्टिकल्स का जो आप रेटिफाई कर रहे हो प्रोविजन, वो मेमोरेंडम के प्रोविजन से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब एमओए में लिखा है कि अल्ट्रा वायरस है, तो आप आर्टिकल्स को अल्टर करके उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कुछ ऐसा है जो एमओए के विद इन द पावर, विद इन द लिमिट ऑफ पावर है, तो आप एओ को चेंज कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसका अल्टर करने का प्रोसीजर इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एमओई का है। ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अब आता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है, जो कि सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बताता है। ये क्योंकि एओए एमओएस एओए से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे है और यहाँ पे आया है, इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। एमओए एंड एओए आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए आपसे ये प्रिज्यूम किया जाएगा आउटसाइडर पार्टी से कि अगर आप कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो आपको इस चीज का नॉलेज है। आपसे ये प्रिज्यूम किया जाए, आपसे अज्यूम किया जाएगा कि आपको नॉलेज है एमओए एंड एओए दोनों का। और आपने इनको पढ़ लिया है और इनको समझ लिया है, वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो एओए एंड एमओए में जो बताना चाहते थे वो आपने समझ लिया है। इसीलिए ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अब डॉक्ट्रिन मीन्स रूल, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मीन्स कंस्ट्रक्टिव एज इन दैट दीज आर द इम्प्लाइड, दिस इज अ इम्प्लाइड रूल कि आपने पढ़ लिया है। ठीक है। एंड सिर्फ एमओ एंड एओए का नहीं, उसके अलावा जितने भी बाकी अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का भी आपको पता है, आपको नॉलेज है, वो ये डॉक्ट्रिन बोलता है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम समझ गए क्या होता है। अब इसका ना एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, इनडोर मैनेजमेंट बोलता है कि आउटसाइडर को, ये तो चलो अपन ने कह दिया कि आउटसाइडर को ये पता होगा क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है एमओएन एओ। एमओएन एओ में क्या लिखा है वो उन्होंने पढ़ लिया है, उन्होंने समझ भी लिया है। बट इंटरनल अफेयर्स में क्या हो रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, वो उसको थोड़ी ना पता है। वो कंपनी में थोड़ी ना आ रहा है बार 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 बार, उसको थोड़ा पता है कंपनी में क्या चल रहा है, क्या मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग्स में क्या डिसाइड हो रहा है, कौन सा रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ये उसको नहीं पता आउटसाइडर पार्टीज को। इसलिए आउटसाइडर से ये प्रिज्यूम नहीं किया जाता है कि उनको कंपनी की इंटरनल अफेयर्स का भी पता हो। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन क्या है हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम, एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल द टीटीएल फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व। मतलब एमओ एंड एओ में कोई एक्ट अगर दिया है कि आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो कंपनी के साथ, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के विद इन है, बट उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लाई किया नहीं है, वो आउटसाइडर पार्टी को नहीं पता हो सकती ना। इसीलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमारे आउटसाइडर पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है।
अभी इसका ना एक केस लॉ भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को, जिसको इस केस लॉ के कारण डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम टर्कवांट्स रूल भी बोलते हैं। तो केस लॉ का नाम क्या है? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांट्स। टर्कवांट्स, इसलिए हम इसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्कवांट्स रूल भी बोलते हैं। अब इस कंपनी में क्या होता है ना, एक रेलवे कंपनी थी, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ था? उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कि डायरेक्टर के पास एक सर्टेन अमाउंट बोरो कर सकता है, डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका हो। रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है, तभी डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं अप टू एन अमाउंट। बट कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इशू कर दिया बॉन्ड टू अ बैंक विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम शेयर होल्डर। कंपनी ने लोन ले लिया, मीन्स बोरो कर लिया, एंड बॉन्ड इशू कर दिया बैंक को, और कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया। और क्या क्या ऑथराइजेशन लेने की बजाय उस बॉन्ड को साइन कर दिया। किस किसने साइन किया? दो डायरेक्टर्स ने, इन कंपनी सेक्रेटरी ने, और कंपनी की सील भी डाल दी। दो डायरेक्टर्स ने साइन कर दिया, सेक्रेटरी ने भी कर दिया, कंपनी की सील भी लगा दी उन्होंने, एंड वो उन्होंने बॉन्ड दे दिया ऑफ £2000 रॉयल ब्रिटिश बैंक को। अभी रॉयल ब्रिटिश बैंक गई उनके पास ये पैसे मांगने के लिए, लोन तो रीपे करना पड़ेगा ना। बट कंपनी ने मना कर दिया। कंपनी ने बोला कि बॉन्ड तो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इशू किया गया, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, शेयर होल्डर की कंसेंट नहीं ली गई, तो भी वो आपको बॉन्ड इशू कर दिया गया, तो इसीलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानेंगे और हम इसके लिए लायबल नहीं है रीपेमेंट करने के लिए, हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो कंपनी ने तो ये कह के मना कर दिया। बट टर्कवांट जो था ना, टर्कवांट क्या था ना, टर्कवांट लिक्विडेटर था, बेसिकली कंपनी लिक्विडेशन में चली गई थी, एंड टर्कवांट्स को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया था, तो वो सब हैंडल कर रहा था। तो टर्कवांट्स का आर्गुमेंट क्या था कि बॉन्ड वैलिड है, क्योंकि साइन कर दिया, ऑथराइजेशन है, इसलिए दो डायरेक्टर्स ने किया है, तो टर्कवांट्स ने ये बोला, एंड कंपनी लायबल है पे करने के लिए। बट कोर्ट का क्या जजमेंट है ना, कोर्ट का हम जजमेंट देखते हैं। कोर्ट ये बोलती है दैट बॉन्ड वाज वैलिड, सो द ब्रिटिश बैंक कुड इन्फोर्स द टर्म्स। ब्रिटिश बैंक क्या बोल सकती है? ये इन्फोर्स कर सकती है, बिकॉज ही सेड द बैंक वाज डीम्ड टू बी अवेयर दैट डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशन अलाउड। Articles of association were registered with the companies, so there was constructive notice। बट बैंक को ये थोड़ा ना पता होगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, इंटरनल फॉर्मेलिटीज की जानकारी तो उसे नहीं होगी ना। तो इसीलिए रॉयल ब्रिटिश बैंक को इसमें सही बताया गया, और इसलिए कंपनी के इंडोर अफेयर्स की इंफॉर्मेशन आउटसाइडर को नहीं हो सकती, इसलिए इस केस में रॉयल ब्रिटिश बैंक जीत जाती है, एंड कंपनी वाज लायबल टू पे। हम्म। अब हमारा हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हमने देख लिया, उसका हमने एक्सेप्शन देख लिया जो कि था इंडोर मैनेजमेंट। अब इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन है, याद रखना, मैं फिर से आपको बताती हूँ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एमओ एंड एओ है, तो जो भी आउटसाइडर पार्टीज आएगी उनको नॉलेज होगा। बट इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि उनको वो तो नॉलेज होगा एमओ एंड एओ का, बट जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज है, जो इंटरनल रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, उसका नॉलेज नहीं होगा आउटसाइडर पार्टी को, तो वो उनका एक्सेप्शन था। अब इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन क्या कहेगा? इसके तीन एक्सेप्शन हैं जब हमारा इंडोर मैनेजमेंट केस अप्लाई नहीं होगा। कब? जब एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, सेकंड वन इज द सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, एंड थर्ड वन इज द फर्जरी। जैसे मान लो अभी इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हम आउटसाइडर को सपोर्ट कर रहे थे, इसमें हम आउटसाइडर पे लाइबिलिटी डाल रहे हैं कि अगर आपके पास एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज था कि ये काम कुछ इरेगुलर है, तो इसमें गलती कंपनी की नहीं है, गलती आपकी है। इसीलिए सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आपको शक भी हो गया है और फिर भी आप नेग्लिजेंट बन के काम कर रहे हो, तो इसमें भी गलती कंपनी की नहीं है, गलती आउटसाइडर पार्टी की है। एंड थर्ड इज द फर्जरी। तो फर्जरी के केस में भी हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बताएंगे, उसे नल माना जाएगा और कंपनी लायबल नहीं होगी फॉर फर्जरी केसेस, एंड कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड बोल दिया जाएगा। इन एक्सेप्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनके केस लॉज भी इंपॉर्टेंट है और 3 पॉइंट्स भी आपको याद करने बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट आता है हमारा एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। इसका फेमस केस लॉ है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपनी। तो देखो इसमें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या कहते हैं ना, कि दैट आर्टिकल्स एम्पावर करते हैं डायरेक्टर्स को कि वो £1000 तक बोरो कर सकते हैं, एंड ये लिमिट को इंक्रीज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब कंसेंट, शेयर होल्डर की कंसेंट।
शेयर होल्डर अगर ऑथराइज कर देते हैं तो डायरेक्टर इससे ऊपर की अमाउंट भी बोरो कर सकते हैं। बट हार्वर्ड क्या करता है ना, हार्वर्ड विदाउट द रेजोल्यूशन वो क्या कर लेता है, 3,500 पाउंड्स ले लेता है फ्रॉम अनदर डायरेक्टर्स। मतलब हार्वर्ड खुद भी डायरेक्टर है कंपनी में एंड वो किसी और डायरेक्टर से कितना लोन लेता है, 3,500 पाउंड्स का। एंड बट कंपनी के एओ में कितना लिखा हुआ, कंपनी का एओ तो अलाउ करता है कि सिर्फ 1,000 पाउंड्स ले सकता है, उसके अगर ऊपर अगर आपको कुछ लेना है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। और दोनों डायरेक्टर्स थे, हार्वर्ड को तो पता था कि हाँ कंपनी का एओ ये कहता है, उसको इंटरनल रेगुलेशन का भी पता था कि हाँ रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। फिर भी अगर वो गलती कर रहा है, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है, तो इसमें गलती कंपनी की नहीं है। इसीलिए जजमेंट भी कंपनी के फेवर में आया। कंपनी ने यही कहा दैट कंपनी वाज लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 पाउंड, नॉट फॉर बियॉन्ड 1,000 पाउंड। इसलिए क्योंकि डायरेक्टर्स को ऑलरेडी पता था ना कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो इसीलिए अब ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकता कि मुझे थोड़ी ना पता था कि कंपनी का रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है या नहीं हुआ, ये हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए इसमें हार्वर्ड की गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। इसलिए कंपनी से 1,000 पाउंड का ही पेमेंट करवाएगी, उससे बियॉन्ड नहीं। तो ये हमारा एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी का केस लॉ था। एक और केस लॉ भी है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे मटेरियल में दिया था, उसमें 2 लाइंस थी, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ इनकेस अगर कुछ आए तो। इसमें हम मॉरिस वर्सेस कंसीन करके है, जिसमें है कि 2 लोग होते हैं, ये मोरिस एंड कांसिन करके, जो कि डायरेक्टर बनना चाहते हैं एंड वो मॉरिस को अपॉइंट कर देते हैं एज अ डायरेक्टर। दोनों में से मॉरिस डायरेक्टर बन जाता है एंड मॉरिस को ही शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर है तो उसमें शेयर्स भी अलॉट कर दिए जाते हैं। तो अब वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे जो शेयर्स अलॉट हुए हैं वो गलत हुए हैं या नहीं है। तो वो ये नहीं कह सकता क्योंकि उसको तो ऑलरेडी पता था, वो उस मीटिंग में प्रेजेंट था जब उस मीटिंग में उसको डायरेक्टर बनाया गया, उसे शेयर्स अलॉट किए गए। तो अब वो डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे ये पता नहीं था, वो नहीं था। तो इसलिए ये रूल डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट उस पे अप्लाई नहीं होगा, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इस रूल के अंडर। देन सेकंड पॉइंट इज आवर सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, जहां पे आपको शक हो जाता है। सस्पिशन मीन शकी, शकी दिमाग आपका होना चाहिए। जब जब आपको शक नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा, इसमें नेग्लिजेंट आप बिहेव कर रहे हो, तो इसमें गलती कंपनी की नहीं है। इसका एक बहुत फेमस केस हुआ, दैट इज आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी। दिनशा एंड कंपनी, ये दिनशा मानिक जी वाला केस नहीं है, वो हमारा अलग था जिसमें वो डमी कंपनीज फॉर्म करता है, वो हमारे कॉर्पोरेट व्हील में था, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में। ये हमारा इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन में है। इंडोर मैनेजमेंट के भी सेकंड पॉइंट ऑफ एक्सेप्शन, दैट इज सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। इसमें क्या था ना, दिनशा एंड कंपनी एक कंपनी है, उसमें एक अकाउंटेंट है एंड थर्ड पार्टी है हमारा आनंद बिहारी लाल। आनंद, मिस्टर आनंद आते हैं, आनंद से आते हैं एकदम। एंड वो क्या चाहते हैं ना, वो दिनशा एंड कंपनी की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है और उस प्रॉपर्टी को जो साइन किया है, सील किया है, वो किसने दिया है, अकाउंटेंट ने दिया है। मतलब अकाउंटेंट क्या कर रहा है ना, दिनशा एंड कंपनी की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर डॉक्यूमेंट आनंद बिहारी लाल को दे रहा है। अब आनंद बिहारी जी को पता है कि वो अकाउंटेंट है। अब अकाउंटेंट के पास डेफिनेटली ये अथॉरिटी नहीं है ना कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच दे या कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट भी कर ले, ये नहीं हो सकता। इस बट फिर भी आनंद जी ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो कोर्ट का जजमेंट ये आया कि अब प्लेंटिफ ये नहीं, प्लेंटिफ मीन्स आनंद बिहारी ये नहीं बोल सकते कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट वैलिड था। नहीं, क्योंकि उनको पता था ना कि अकाउंटेंट के पास ऐसी पावर नहीं है, और अगर उनको पता करना चाहिए था, उनको थोड़ा सा नेग्लिजेंट बिहेव नहीं करके उनको समझदारी से काम लेना चाहिए था। उनको उनको अकाउंटेंट से पूछना चाहिए था कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या, आपके पास वो अथॉरिटी है क्या कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। ये ऐसा छोटा मोटा काम थोड़ी ना है। आपको आनंद बिहारी जी को ही पूछना था, बट उन्होंने नहीं पूछा, तो ये गलती उनकी है, कंपनी लायबल नहीं है। कंपनी ये थोड़ा कि हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर करें। आनंद बिहारी से बोल देंगे मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैंने पेमेंट भी किया है, बट नहीं, कंपनी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगी क्योंकि कंपनी तो साइन किया ही नहीं, कंपनी तो एग्रीमेंट किया ही नहीं, वो तो अकाउंटेंट ने किया था और उसके पास तो पावर भी नहीं थे। इसलिए जो ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट आपका इनवैलिड है एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। कोई लीगैलिटी नहीं है उसकी, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने के लिए।
सो ये हमारा आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी का केस लो था। देन सेकंड इसमें है आनंद बिहारी लाल के अलावा एक और केस लो है, हॉल्टन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्थर्ड लॉबी एंड व्हील्स लिमिटेड। ये केस तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फर्स्ट आनंद बिहारी वाला इम्पोर्टेंट है, बट सिंस आईसीआई की बुक्स में दिया हुआ था तो मैं जस्ट आपको रीडिंग करके बता देती हूँ कि क्या है। अब इसमें है कि कंपनी डायरेक्टरशिप, कंपनी एक एक पर्सन है जो दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, तो उसके पास डायरेक्टरशिप है इन टू कंपनीज, एंड वो ये कहता है कि जो जो मनी है एक कंपनी की, वो हम दूसरी कंपनी के डेट को पे करेंगे। मतलब एक कंपनी का पैसा हम किस काम में लेंगे, दूसरी कंपनी के डेट को पे करने के लिए। बट कम बट कोर्ट ने ये बोला कि ये बहुत अनयूजुअल है, तो इसीलिए कहा कि अगर दैट द plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the person making the contract had any authority in fact to make it। मतलब plaintiff जो हॉल्टन एंड कंपनी, उनको ये इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि क्या सच में उनके पास ये अथॉरिटी है भी या नहीं है। मतलब जो पर्सन जो दोनों कंपनी में डायरेक्टर था, वो कह रहा है कि इस कंपनी का पैसा हम दूसरे कंपनी के डेट को पे करने के लिए करेंगे, तो ये इंक्वायरी करनी चाहिए थी ना कि उसके पास अथॉरिटी है भी या नहीं, ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी है भी या नहीं। इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल है। इसके लिए डेफिनेटली समथिंग पावर हैज टू बी डन, समथिंग मैट्रिक्स होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं था, तो इसीलिए इरेगुलर है, अनयूजुअल है, इसलिए इंक्वायरी आपको करनी चाहिए थी, तो आप नेग्लिजेंट हो, इसलिए ये गलत, ये दूसरी कंपनी पे लायबल नहीं होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट केस तो नहीं था, इसलिए मैंने इसको पीपीटी में भी शो नहीं किया था एज सिर्फ, बस थोड़ा सा आप देख लो, समझ आ जाएगा। देन फॉर्जरी, फॉर्जरी फॉर्जरी है कि आप अब ये केस लो से आप इजीली समझ जाओगे कि फॉर्जरी क्या होती है और कैसे करते हैं और क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्यों हमने उसको एक्सेप्शन में डाला है। तो फेमस केस लो है रूबिन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड कंपनी का केस। अब इसमें क्या होता है ना, हमारे मिस्टर रॉबे हैं जो कि सीएस है हमारे ग्रेट वेंचर कंसोलिडेटेड कंपनी में। तो मिस्टर रॉबे क्या चाहते हैं ना, मिस्टर रॉबे परचेज करना चाहते हैं 5000 शेयर ऑफ द कंपनी। वो परचेज करना चाहते हैं एंड वो उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बैंक के पास जा सकते हैं डायरेक्ट, बट बैंक के पास नहीं जाके वो स्टॉक ब्रोकर के पास गए, जो कि उनसे बैंक को कन्विंस करें ताकि जल्दी काम हो जाए एंड उनको लोन मिल जाए। अब रूबेन एंड लैडेनबर्ग दो दो पर्सन थे, उन वो स्टॉक ब्रोकर्स थे। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बैंक को बोला कि आप रूबे को ट्रांसफर कर दो, मनी आप लोन दे दो, बट आप तभी करना जब शेयर्स उसके उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाए। मतलब शेयर्स वो ट्रांसफर करवा ले, मतलब कंपनी से वो 5000 डॉक्यूमेंट्स ले लें, 5000 शेयर्स ले, तभी आप साइन अपना लोन देना रोवे को। बैंक को ये कहते हैं कि आप रोवे को लोन तभी देना जब शेयर्स ट्रांसफर हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। आगे क्या स्टोरी है अब आप देखना। तो बैंक ने तो ऐसा बोल दिया, बट क्या हुआ ना, जो सीएस था ना मिस्टर रोवे ने क्या किया था, मिस्टर रोवे ने जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट था ना उसको फॉर्ज कर लिया। उसने फॉर्ज कर लिया, टू डायरेक्टर्स के साइन फॉर्ज कर लिए एंड वही बैंक को दे दिया। अब बैंक को तो दे दिया, बैंक के पास आ गए कि हाँ शेयर्स ट्रांसफर हो गए रोवे के नाम पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी उसको लोन दे देता हूँ, क्योंकि रुपेन ने कहा है ना कि हाँ, तभी ट्रांसफर करना जब रोवे ने ट्रांसफर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया हो। बट ट्रांसफर तो फर्जरी वाला है, उसमें तो फोर्ज सिग्नेचर थे, बट कम बैंक को तब नहीं पता था। तो बैंक ने लोन दे दिया मिस्टर रोवे को ऑफ 20K पाउंड। 20K पाउंड लेटर ऑन जब बैंक गई तो रोवे ने मना कर दिया पे करने के लिए लोन। रोबे ने मना कर दिया, तो बैंक गई रूबेन के पास कि अब आप दो रीपे मुझे, अब आप रीपेमेंट दो, क्योंकि ये तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट था। बैंक को जब पता चला कि ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, तो मिस्टर रोबे ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, तो वो गए रूबेन एंड लैडनबर्ग के पास। उन्होंने कहा, उनको बोला कि आप ये रीपेमेंट करो 20,000 पाउंड का, कि हमें तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट मिला, हमने तो आपकी लाइबिलिटी आपके कहने पे किया था। बट फिर रुबेन और ये दोनों जाते हैं कोर्ट में कि ग्रेट फिंचर कंसल्टेंट जो कह रहा है कि आप उनको कहता है ग्रे कंपनी को कि जो रोबे ने किया उसके लिए आप लायबल हो एंड आप उसका पेमेंट करो।
क्योंकि आपकी कंपनी के साइड से डॉक्यूमेंट गए हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा ना पता था कि वो फ़ॉर्ज डॉक्यूमेंट है। तो इसी ने कोर्ट को बोला कि आप ऐसा-ऐसा उन पे लायबिलिटी डालो एंड वो रीपेमेंट करो, आप बैंक को हम रीपेमेंट नहीं करेंगे। रुबेन ने ये बोला। बट कोर्ट का ये जजमेंट आया कि अगर कंपनी के सेक्रेटरी ने अगर फ़ॉर्ज किए हैं सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर फ़ॉर्ज किए हैं, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। फ़र्ज़री को हम वैलिड नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए जजमेंट ये आया कंपनी के फ़ेवर में आया। फ़र्ज़री केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बस यही था हमारा कंपनीज़ एक्ट 2013। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा। अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ। आई वुड लव टू सॉल्व दैट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। राधे कृष्णा। बाय बाय।